स्टार्ट रिकॉर्डिंग। थोड़ा बीच बीच में बम बम का आवाज आएगा तो वो सब इग्नोर करना, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर करते हैं, शेयर रिकॉर्डिंग होना। स्क्रीन दिख रहा है आदित्य? हाँ दिख रहे हैं। देख रहा है? चल, कोई आया उसको पेड़ पे फेंक लिया जाए। राहुल। हाँ, तो ये वाला आज हम पहले बता दें सबसे पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले एक चीज हम बताने वाले हैं कि पॉइंटर्स का यूज करके हम क्लास के ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंस को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग पॉइंटर का यूज करते थे वैसे ही हम लोग अगर ऑब्जेक्ट है कोई वेरिएबल तो उसको भी हम लोग पॉइंटर बना के यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये सब एक एक करके ये 6 के 6 टॉपिक्स को देखेंगे। सबसे पहले ये वाला जो है इसको जल्दी से निपटाते हैं, ठीक है। तो पहले वाला का बस एग्जांपल हम पहले से कोड आज लिख के रखे हैं ताकि ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। एक हम क्लास डिफाइन किए हैं ए, यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं बस ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। क्लास ए हम डिफाइन किए हैं, उसके पब्लिक सेक्शन में हम एक वेरिएबल बना रहे हैं i इक्वल टू 9, ठीक है, जिसमें i का वैल्यू 9 है। और अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं किसका, आप ध्यान दो, क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एक ए, ठीक है। इस ए क्लास का एक ए या फिर मान लो इसको A1 हम बना दे, A1 नाम का हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम A1 कर देते सब जगह, ठीक है। A1 नाम का हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उस A1 के एड्रेस को ना, उस A1 के रेफरेंस को हम उसके ए क्लास का ही एक B नाम का पॉइंटर बना रहे हैं, ठीक है। B नाम का एक पॉइंटर बना रहे हैं और उसमें A1 के रेफरेंस को स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया? हेलो आदित्य, अगर कोई ऑन है तो साथ साथ रिस्पॉन्ड देते रहिए ताकि मुझे पता चले, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया कि इसके रेफरेंस को हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि रेफरेंस को स्टोर कर सकते हैं। और a1.i अगर हम प्रिंट करें तो ये ए क्लास का ऑब्जेक्ट है तो इसका जो भी i का वैल्यू होगा 9 वो प्रिंट हो जाएगा। और इसके साथ साथ इस b, ये जो पॉइंटर है, इसके थ्रू भी हम एरो ऑपरेटर का यूज करके हम i को प्रिंट करवा सकते हैं। दोनों केसेस में प्रिंट 9 ही होगा, यानी जो भी i का वैल्यू होगा, चाहे हम जैसे सेट करें क्या बोलते हैं ये वो इन आउट फंक्शन से या फिर किसी के कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको जो भी वैल्यू सेट करें वही प्रिंट होगा। बस हम बताना ये चाह रहे हैं कि अगर क्लास का ऑब्जेक्ट है तो उसके रेफरेंस को उसी क्लास का पॉइंटर बना के हम लोग स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। और उसको डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू भी प्रिंट कर सकते हैं या फिर उस पॉइंटर के थ्रू भी एरो ऑपरेटर का यूज करके प्रिंट कर सकते हैं। रन कोड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। 9 फ्रॉम कहाँ गया ये सब चीज, यहाँ से प्रिंट होगा, ठीक है। सी आउट a1.ai कैन दो बारी 9 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो पहली बारी 9 प्रिंट हुआ और दूसरी बार भी 9 प्रिंट हुआ। पहली बार जो हम 9 प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट तो हम इसी आई को कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पहली बार जो हम प्रिंट कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू और दूसरी बार प्रिंट कर रहे हैं इस पॉइंटर के थ्रू। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि पॉइंटर को होल्ड करवा सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया? हेलो, ये वही चीज है जैसे हम लोग किसी इंटीजर का ना इंट i इक्वल टू बनाते थे 7, ठीक है। और इंट स्टार j इज इक्वल टू में हम लोग एड्रेस स्टोर कर देते थे किसका, i का, ठीक है। और अगर हम j को प्रिंट करते थे ऐसे करके, j का क्या बोलते हैं, हाँ, डायरेक्ट अगर हम यहाँ पे j को डी रेफरेंस करके प्रिंट करें ना, वो क्या प्रिंट करेगा, 7 को, ठीक है। वही चीज हम बताना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट और क्लास के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं। ये बस इतना ही डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए प्रोग्राम था। ये समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे का चीज तभी समझ में आएगा जब आपको ये समझ में आएगा। जिनको समझ में आ गया वो लोग यस टाइप कर दीजिए। आपके यस लिखने के बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला? हेलो एनीबॉडी, हाँ किसी को क्या? क्या, हाँ, और किसी को चैट में टाइप कर दीजिए बस यस यस जल्दी से ताकि हम आगे बढ़े। राहुल कुमार गुप्ता अगेन, ठीक है। प्रदीप्ति नहीं समझ आया, चलिए हम एक बार और रिपीट करें लास्ट टाइम, ठीक है। अंशुमन हमको बोला था लड़का आ गया, ठीक है। तो कहाँ गया, हाँ, कहना ये है ना कि मान लो एक क्लास ए हम डिफाइन कर रहे हैं, उसके पब्लिक सेक्शन में बस आई नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसकी वैल्यू को 9 स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और बस हम यही बताना चाह रहे हैं कि इस आई को हम कितने तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं। तो इस आई को एक्सेस करने के लिए इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, कोड दिख रहा है ना अभी, हाँ। तो ये आई को एक्सेस करने के लिए ना हम यहाँ पे ए क्लास का एक A1 नाम का ऑब्जेक्ट बना लिए, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिए जिसका नाम हम A1 रख दिए हैं, ठीक है। और इसी ए क्लास का हम एक पॉइंटर भी बना लिए, ठीक है।
स्टार लगा के आप पॉइंटर बना सकते हो, और पॉइंटर वेरिएबल का नाम क्या रखे हैं, बी। और यहाँ पे बी या फिर हम A2 भी रख सकते हैं, B2 भी रख सकते हैं, B1 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है बस, ठीक है, लेकिन बस हम यहाँ पे बी कर रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और इसमें हम ये एड्रेस स्टोर कर दे रहे हैं, इस A1 का एड्रेस नहीं मतलब रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, इसका रेफरेंस हम इसमें स्टोर कर दे रहे हैं, ताकि जब भी ये रेफरेंस स्टोर कर दे रहा है। और ये जो 12 नंबर लाइन है, इसमें कुछ भी समझने लायक नहीं है, A1 ऑब्जेक्ट है तो इसके थ्रू हम इसके मेंबर आई को प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक है, ये प्रिंट हो जाएगा। ये 13th नंबर लाइन में बस हम इतना बताएं कि ये बी जो है, ये एरो ऑपरेटर का यूज करके इस बी के थ्रू भी, इस बिना A1 के पास गए हम लोग इस बी के थ्रू इसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, आई को, ठीक है। तो यही चीज हम बताना चाह रहे थे, और ये चीज आप समझ में आ गया होगा। अब भी समझ में नहीं आया तो एक बार और नोट टाइप कर दीजिए, हम वो 13 नंबर लाइन को शायद किसी और तरीका से एक्सप्लेन करने का ट्राई करें। हेलो, एनीबॉडी? हम बस जैसे हम बता रहे हैं ना, जैसे पॉइंटर होता था इंटीजर के लिए, फ्लोट के लिए, या फिर किसी भी अदर डेटा टाइप के लिए, एज इट इज यहाँ पर भी क्लास एंड ऑब्जेक्ट में भी पॉइंटर का वही रोल है, ठीक है। बस इसको यहाँ पे रेफरेंस बोला जाता है, और वही एड्रेस स्टोर करता है, और उसी के थ्रू हम लोग एरो ऑपरेटर के थ्रू उसको एक्सेस कर लेते हैं। जैसे स्ट्रक्चर में मेंबर को कैसे एक्सेस करते थे, सेम चीज है, तो ये चीज समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। अगर अब यहाँ पे दो क्लासेस हो जाए, क्लास ए और एक क्लास बी, तो वही चीज हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, बेस क्लास पॉइंटर कैन होल्ड डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ठीक है। बेस क्लास का अगर हम कोई पॉइंटर बनाते हैं तो वो डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भी स्टोर कर सकता है, ठीक है। मेरी बात दोबारा सुनिए, अगर हम बेस क्लास का कोई पॉइंटर बना रहे हैं तो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भी वो स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो उसके बाद इसी चीज को हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लो ये पहला वाला कोड था जो कि हम पहले बताएं, ठीक है, पहले एग्जांपल के लिए इसको भी हम ग्रुप में अपडेट कर देंगे। ये सेकंड वाला कोड है, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास ए बना रहे हैं, ठीक है। क्लास ए हम एक डिफाइन कर रहे हैं, उसमें आई इक्वल टू 9 ही रखे हुए हैं, यहाँ तक कोड वही कॉपी पेस्ट है, ठीक है। लेकिन सेकंड चीज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लास बी हम एक न्यू डिफाइन कर रहे हैं, जिसको इनहेरिट करवा रहे हैं क्लास ए से, यानी कि क्लास ए के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है, ये जैसे कि आई है तो ये क्लास बी में ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। ये क्लास बी में ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास बी के डेफिनेशन में हम एक और वेरिएबल बना रहे हैं जे, और उसके अंदर एक डिस्प्ले फंक्शन बना रहे हैं जिसमें आई और जे दोनों को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम चाइल्ड क्लास। ये चीज आपको स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए। हम यहाँ पे जे को इसलिए एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि ये इसी क्लास के अंदर में यहाँ पे जे डिफाइंड है 8, ठीक है। और आई को इसलिए एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि ये इसके पेरेंट क्लास में था, इसलिए प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब बस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट इतना करना है ना कि मान लीजिए हम एक बी क्लास है, ठीक है, सॉरी जो नीचे वाला क्लास है बी, ठीक है, कहाँ गया, पीछे आ जाओ थोड़ा सा। ये जो बी क्लास है, इसका अगर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं B1 नाम का, ठीक है, इसका हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं B1 नाम का, उसके रेफरेंस को हम किसी एक क्लास का एक पॉइंटर बना ले A1 नाम का, ठीक है, जो कि ऊपर था पेरेंट क्लास। इसका अगर हम एक कोई पॉइंटर बना ले तो उसमें इसके रेफरेंस को स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब इस रेफरेंस के थ्रू, इस B1 के थ्रू ना, हम B1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इस B1 के थ्रू डायरेक्ट जो यहाँ पे B क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, यहाँ पे इस B क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसके थ्रू हम इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे इस A1 एरो ऑपरेटर के थ्रू, कहाँ गया, इसके थ्रू, ये जो एरो ऑपरेटर के थ्रू हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर A1 अगर हम यहाँ पे सी आउट भी करना चाहें, चूंकि सब पब्लिक है तो हम बाहर से ही सी आउट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। A1 और एरो ऑपरेटर आई, ठीक है। आई को अगर हम प्रिंट करना चाहें, अब देखते क्या होता है। तो वेरिएबल क्या हुआ इस क्लास का, ये क्या बोलते हैं, क्लास जो पेरेंट क्लास है, इसके रेफरेंस के थ्रू हम लोग कहाँ गया, यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं रेफरेंस। तो इसके एरो ऑपरेटर का यूज करके हम इसके चाइल्ड क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये बी क्लास का जो भी मेंबर्स है उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जब हम ये करने जाएंगे, ठीक है, इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं, सी, वही चीज हम कर रहे हैं, जैसे A1 के थ्रू हम मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं, वही चीज हम
A1 के थ्रू एरो ऑपरेटर का यूज करके डिस्प्ले फंक्शन को यूज कर रहे हैं, तब यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जो बेस क्लास में फंक्शंस डिफाइंड है, अगर हम लोग यहाँ पे रेफरेंस अगर स्टोर भी कर रहे हैं चाइल्ड का, तो बस इतना समझ लीजिए कि जो चाइल्ड क्लास में फंक्शंस है ना, वो इसके थ्रू एरे ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस नहीं किया जा सकता, लेकिन वेरिएबल जो भी होगा उसको एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, हाँ एक और चीज यहाँ पे जे अगर हम करते हैं, ये चीज हमको बताना था, वेरिएबल्स को भी हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, यानी कि जो भी इस क्लास का अपना होगा ना, क्लास ए का, उसी को एक्सेस कर सकते हैं। इस क्लास के अंदर अगर ए हो, या फिर एक वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन हो, या फिर शो नाम का फंक्शन हो, तो उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज हम बताना चाह रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, चाइल्ड क्लास का। ठीक है, यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं ताकि क्लियर होता जाए। चाइल्ड क्लास बी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक बना। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स नहीं, ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, पेरेंट क्लास के पॉइंटर को चाइल्ड क्लास का रेफरेंस असाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ? दोनों लाइन, ये दोनों स्टेटमेंट आपको क्लियर है? अगर बताइए क्लियर है तो। हम जब पहले कर रहे थे ना कि हम लोग उसी क्लास का, ठीक है, उसी क्लास के क्या बोलते हैं, पॉइंटर को उसी क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो डिफरेंट कर रहे हैं ना, डिफरेंट ये कर रहे हैं कि हम लोग पेरेंट क्लास के पॉइंटर को चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्पीड पीछे ले लेता हूँ। अब सब कुछ सही है। तो अब ये चीज हम बताना चाहते हैं, इस B1 के थ्रू हम लोग डिस्प्ले को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, B1 के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये आई जो कि आई यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करता है। ठीक है, ये B1 के थ्रू हम लोग यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हैं, B1.I कर सकते हैं, B1.J कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम उस पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना चाहें ना, कहाँ गया ये वाला पॉइंटर, A1 पॉइंटर के थ्रू अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं डिस्प्ले को या फिर J को, तो वो एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ये चीज समझ में आया या फिर अभी भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? हम यहाँ पे एक चीज एक लाइन लिखेंगे तब शायद क्लियर होगा। ठीक है, रेंज हैंड रेज की देखो ना, क्या स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? अरे कोई हैंड रेज कर रहा है, देखो। प्रदीप्ति। अच्छा जी, अनम्यूट करके बोलिए प्रदीप्ति। सर एरो ऑपरेटर का सर वर्क क्या है? एरो ऑपरेटर का बस जब भी पॉइंटर्स के थ्रू हम लोग किसी वेरिएबल के मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो एरो ऑपरेटर का यूज करते हैं, जैसे स्ट्रक्चर में यूज करते थे सेम वैसे ही है। अगर यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, अगर B1 जो ऑब्जेक्ट है, अगर इसके थ्रू हम किसी इसका मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो डॉट ऑपरेटर यूज करके कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे B1 डॉट डिस्प्ले कर रहे थे। लेकिन अगर इसका रेफरेंस हम किसी को असाइन करते हैं, जैसे हम यहाँ पे A1 को असाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम A1 के थ्रू इसके किसी मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं ना, तो वो एरो ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो एरो ऑपरेटर के थ्रू हम एक चीज जो बताए थे, हम लोग आई को एक्सेस कर सकते हैं, ये चीज हम बताना भूल गए। आई को हम एक्सेस कर सकते हैं। कहाँ गया? हाँ, ये चीज हम बता रहे हैं कि बस रेफरेंस जहां पे भी स्टोर हो रहा है ना, तो बस इतना समझ लो कि इसके पास सिर्फ इसी क्लास का सारा प्रॉपर्टी आएगा। ठीक है, ये जो जिसका रेफरेंस है उसी क्लास का सारा प्रॉपर्टी आएगा, चाइल्ड वाले क्लास का प्रॉपर्टी नहीं आएगा। अब इसी में एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ट्विस्ट यही है वर्चुअल फंक्शन वाला। ठीक है, वर्चुअल फंक्शन जब हम आगे बताएंगे तो अब ये समझ में आया कि ये थोड़ा सा बस इस फंक्शन को एक्सेस कर लेता है। ठीक है, वो कैसे करेगा वो आगे देखेंगे, पहले कोई एडमिट होना चाहता है। क्या होगा, ये चीज आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हम पहले वाले में ये बताएं कि सेम क्लास का पॉइंटर सेम क्लास के रेफरेंस को स्टोर कर सकता है। ठीक है, और दूसरी बार ये बताएं कि पेरेंट क्लास का पॉइंटर चाइल्ड क्लास के, कहाँ गया,
इसको कोड को ओपन कर दिया जाए। पहले वाले में हम ये एग्जांपल में बस ये बताए थे कि सेम क्लास का पॉइंटर जो है वो सेम क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को स्टोर कर सकता है, ठीक है, नो डाउट। और उसके बाद क्या है, दूसरे वाले एग्जांपल में हम ये बता रहे थे कि जो पेरेंट क्लास का पॉइंटर है वो बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को स्टोर कर सकता है। यही चीज बस दोनों एग्जांपल में अभी तक हम बताए हैं, ठीक है। और ये सिंटैक्स एरर जहाँ पे भी आ रहा है इसको पहले 1 सेकंड हमें कॉल पिक करके उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हेलो, हाँ बोलो ना। अनिकेत चल के घर क्या दुकान पे? अरे क्लास कर रहे हैं, थोड़ा देर बाद बात करते हैं, ठीक है। माइक हमारा म्यूट था या अनम्यूट था? चलो कोई बात नहीं। कहाँ गया? हम बस यही बताना चाह रहे थे कि यहाँ पे पहले वाले में सेम क्लास का पॉइंटर सेम क्लास के रेफरेंस को स्टोर करता है। दूसरे वाले में ये बताए थे कि पेरेंट क्लास का पॉइंटर जो है वो बेस चाइल्ड क्लास के रेफरेंस को भी स्टोर कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे स्टोर कराने का ना, अगर ये सेम क्लास का थ्रू हम स्टोर करवाते हैं, इन दोनों में डिफरेंस बताते हैं, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पे हम एक और चीज करते हैं, ठीक है। इस बी क्लास का एक पॉइंटर बनाते हैं b1 नाम का, ठीक है। ये सब क्या लिख दिया? बी क्लास का एक पॉइंटर बना रहा है b1 नाम का और उसको असाइन कर रहे हैं एड्रेस। उसको भी एड्रेस ये b1 में बी नहीं बी रहने देते हैं, ठीक है। और इसको हम b1 का एड्रेस असाइन कर रहे हैं, ठीक है। इस b1 जो है इसका एड्रेस असाइन कर रहे हैं, जो हम a1 में कर रहे थे वही चीज हम b में भी कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं ये एरो ऑपरेटर के थ्रू इसके थ्रू क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखना शुरू करते हैं। कहाँ गया? हाँ, ये जे और क्या बोलते हैं डिस्प्ले को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, उसी दोनों को हम एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। दोनों को अनकमेंट कर देता है। इसके बाद हम शायद जो कंक्लूड करें वो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। a1 डॉट डिस्प्ले क्लास ए डॉट, अच्छा a1 के थ्रू हम नहीं एक्सेस करेंगे, हम क्या एक्सेस करेंगे इस b के थ्रू, यानी b क्लास का जो रेफरेंस बना है उसके थ्रू। अभी भी इनएक्सेसिबल होता है। अब देखते हैं b1 के थ्रू हम एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं। तो अब हम इसके थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं। कहाँ गया? हट जाओ भाई। इसके थ्रू हम एक्सेस कर पा रहे हैं, ये दोनों एरर चला जाएगा, ठीक है। बताना बस ये है कि पेरेंट क्लास के पॉइंटर को जब चाइल्ड क्लास का रेफरेंस असाइन किया जाता है तो वो जो पॉइंटर होता है ना, उस पॉइंटर के पास सिर्फ पेरेंट क्लास के मेंबर्स को ही एक्सेस करने की ऑथोरिटी होती है, वो चाइल्ड क्लास के मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम उसी चीज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उसी क्लास का हम एक पॉइंटर बना रहे हैं और उसी के एड्रेस को असाइन कर रहे हैं और उसको उसके थ्रू जब हम यहाँ पे एरो ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं तो चाइल्ड वाले का भी जे और डिस्प्ले को कॉल कर पा रहा है, ठीक है। जो कि यहाँ पे था, कहाँ गया? चाइल्ड में था जे और डिस्प्ले फंक्शन और पेरेंट में क्या था, सिर्फ आई था, ठीक है। एरर कहाँ पे आ रहा है? हाँ, ये एरर इसलिए आ रहा है ना कि ये जो शो यहाँ पे बोल दे कुछ करेंगे किए, ठीक है। अब सब कुछ सही है। ये यहाँ पे रेड लाइन हट जाना चाहिए। अब इसको रन कोड करके देखते हैं क्या क्या आउटपुट आता है, ठीक है। कहाँ गया? पूरा सब रख दिया जाए। हाँ, ये चीज हम बता रहे हैं कि अगर पॉइंटर बेस क्लास का है तो सिर्फ, कहाँ गया, बेस के मेंबर्स को ही एक्सेस कर, ये सब हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। बेस के मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। बेस क्लास ए का, अगर हम इस ए क्लास का नाम बेस रखते हैं ना तो ज्यादा क्लियरिटी समझ में आता है, ठीक है। और यहाँ पे इसीलिए हम लोग इस जे को भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे कट लगा देते हैं, ये नहीं किया जा सकता, ठीक है। और ये जो a1 डॉट डिस्प्ले को भी हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो इसके भी कट लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे, हाँ उसके यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम पॉइंटर यूज कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे इंग्लिश में ही लिखते हैं।
यूजिंग पॉइंटर ऑफ चाइल्ड क्लास। यहाँ पे अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं यूजिंग पॉइंटर ऑफ बेस क्लास। यूजिंग पॉइंटर ऑफ बेस क्लास वी कैन एक्सेस ओनली द मेंबर्स दैट एग्जिस्ट इन बेस क्लास। ठीक है, तो इस चीज को अगर आप इंग्लिश में लिखवाना चाहें तो लिख ही सकते हैं। यूजिंग, ये चीज क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ? अगर किसी को डाउट लग रहा है तो बोलिए, या फिर हमको लग रहा है कुछ ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं इस पे। यूजिंग पॉइंटर ऑफ बेस क्लास वी कैन एक्सेस ओनली base members, not child members। अच्छा, चाइल्ड को चिल्ड कौन कौन पढ़ता है या फिर ऑडियो चला गया हमारा? आदित्य गुलशन कंफर्म करना, ऑडियो आ रहा है हमारा? है। चलो, थैंक यू। हाँ, तो ये चीज समझ में आया या फिर नहीं आया? हम बस क्या कर रहे हैं ना, हम पॉइंटर बता रहे हैं। ठीक है, हम सेम क्लास के पॉइंटर को भी असाइन कर रहा है और बेस क्लास के भी पॉइंटर को असाइन कर रहा है। बताना बस इतना ही है कि बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू बेस क्लास का मेंबर ही एक्सेस होगा। जो कि हम यहाँ पे बेस क्लास में आई था तो हम उसको एक्सेस कर पाए। ठीक है, लेकिन और बेस क्लास में अगर यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक और अगर इंट एफ होता तो एफ को भी हम एक्सेस कर पाते। लेकिन अगर यहाँ पे एक और इंट क्या होता है, एन होता, मान लो 8 करके, 8 नहीं, मान लो इसको 76। ठीक है, तो इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते अगर इसके पॉइंटर के थ्रू, लेकिन हम इसको अब एक्सेस एफ को कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आई को प्रिंट किए, वैसे ही हम यहाँ पे टैब स्पेस और इस आई के साथ साथ ना हम एफ को भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने आप आपको दिख जाएगा। ठीक है, जैसे हम इसको यहाँ पे एरो ऑपरेटर लगाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन में आया ना एफ और आई, यानी कि बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू हम बेस क्लास के मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकते हैं। ये लास्ट टाइम हो गया, अब हम रन कोड करते हैं। जो जो नोट यहाँ पे आपके समझने के लिए लिखा जा सकता था हम लिख दिए हैं। और यूजिंग पॉइंटर ऑफ चाइल्ड क्लास वी कैन एक्सेस, वी कैन ऑल्सो एक्सेस members of child। अच्छा हाँ, यहाँ पे ना कहाँ गया, यहाँ पे बेस चाइल्ड का कोई सीन ही नहीं। ठीक है, जिस क्लास का पॉइंटर है उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस को स्टोर कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग उसके सारे मेंबर्स को एक्सेस कर ही सकते हैं। ठीक है, ये 998888 जो जो फालतू फालतू प्रिंट हुआ, ये सब चीजों का प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एंडल नहीं लगा हुआ है। एक एंडल लगा के दोबारा से रन करेंगे और आउटपुट पे एक बार क्या बोलते हैं विजिट करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, वर्चुअल फंक्शन एंडल, और रन कोड पे क्लिक करते हैं। शायद अब मैच होके नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो अभी भी शायद कहीं पे एंडल यहाँ पे मिसिंग है। अच्छा, ये कोई समझाना चाहेगा? किसी और को ये समझ में आया तो समझाना चाहिए तो समझाइए। हम दोबारा बोले से अच्छा कोई और बोलेगा तो थोड़ा सा हो सकता है हमसे कुछ अलग बोले। हम तो वही बार बार बोल रहे हैं कि बेस क्लास के थ्रू बेस क्लास के मेंबर को ही एक्सेस कर सकते हैं, और चाइल्ड का अगर रेफरेंस है तो उसके थ्रू सबको एक्सेस कर सकते हैं, जो कि डिफॉल्ट बिहेवियर है, जो कि हम फर्स्ट वाले एग्जांपल में भी देखे थे। सेम क्लास का अगर ऑब्जेक्ट रेफरेंस को सेम क्लास का पॉइंटर स्टोर कर रहा है तो प्रिंट हो जाएगा सब कुछ। हेलो, प्लीज अगर आप में से कोई कंफर्म करना चाहे तो इसको कर सकते हैं। ये बात जो सेकंड वाला पॉइंट हम बताएं, ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा कोड हम लिख दिए, इतना लिखना हमको नहीं चाहिए था, लेकिन हम यहाँ पे एग्जांपल भी साथ के साथ लिख दिए। ये दोनों चीजें नहीं हो सकता क्योंकि ये जो जे है ये चाइल्ड क्लास में है और डिस्प्ले फंक्शन भी चाइल्ड क्लास में, इसलिए एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद जो ये एन बनाए थे इसको भी एक्सेस नहीं कर सकते A1 के थ्रू, लेकिन इस बी पॉइंटर के थ्रू हम लोग एन को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो श्रीमार्कंडोवाचा सप्तम समाप्त अस्ति। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। किसी को डाउट है तो वही यस नो टाइप कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ पाए। इसके बाद हम वर्चुअल फंक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, जो वर्चुअल फंक्शन के लिए जो दो रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था वो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब वर्चुअल फंक्शन समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, संजू सैमी, यस, थैंक यू वेरी मच। चलिए नेक्स्ट, ये कौन लिखेगा? गुड जॉब डियर, कीप मेंटेन वेल। हाँ भाई, मेंटेन से तो हमको लग रहा है हम थोड़ा पंक्चुअलिटी में नहीं है अभी।
हमको लग रहा है रोस्ट करके गया, ठीक है कोई बात नहीं। बाकी लोगों को समझ में नहीं आया क्या? यस नहीं दिख रहा हमको, नहीं आ रहा तो अनम्यूट करके पूछिए। सुप्रिया यस। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग हो रहा है तो ज़्यादा हम वेट नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ रिकॉर्डिंग से याद है, ऑन है ना भाई, चलो। आदित्य यस, ठीक है। आदित्य यस सर, चलो अब सब काफी, हमको लग रहा है इतना लोगों का क्लियर है, बाकी सबका क्लियर ही होगा, ठीक है। जिनका क्लियर ना हो रिकॉर्डिंग देखना जरूर नहीं भूले, रिकॉर्डिंग कल तक डेफिनेटली हम सब अपलोड कर देंगे, ठीक है। हाँ तो अब चलते हैं ना ये थर्ड पॉइंट पे। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया कि सेम क्लास का पॉइंटर पे सेम क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस को स्टोर कर सकते हैं, और पेरेंट क्लास के या फिर बेस क्लास के पॉइंटर को हम लोग डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस का रेफरेंस असाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, और एक वर्चुअल फंक्शन जब लगा देते हैं तो क्या चेंज आता है, ये चीज अब देखना है। एक प्रोग्राम लिखेंगे उसमें देखेंगे उसका डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। तो फाइल खोला जाए, एक न्यू फाइल बना रहा है c3_default.cpp, ठीक है। इसमें क्या होगा ना, एक हम प्रोग्राम लिखेंगे और आउटपुट हम क्या बताएं, आउटपुट भी हम ही बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम उसमें वर्चुअल फंक्शन ऐड करने के बाद क्या आउटपुट में चेंज आ रहा है वही चीज बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो एक क्लास है, अब की बार हम क्लास का नाम ना बेस ही रखते हैं, ठीक है। क्लास का नाम रखते हैं बेस, और उसमें एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। वेरिएबल क्या होगा, इंट आई इज इक्वल टू 9, ठीक है। और आई इक्वल टू 9 नहीं, अब की बार रख देते हैं आई इक्वल टू 84, नंबर थोड़ा सा चेंज रहेगा, यहाँ पे लास्ट में लगा देते हैं सेमीकोलन। अब इस क्लास में ना मान लो एक फंक्शन है, ठीक है, void, और void क्या करते हैं, मान लो ग्रीट करने का एक फंक्शन है, ठीक है। ग्रीट फंक्शन ये कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, और ये क्या करता है ना, एक मैसेज प्रिंट करता है, विशिंग यू गुड मॉर्निंग, ओहो गुड मॉर्निंग फ्रॉम बेस क्लास, ठीक है। हम आपको बेस क्लास से गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं, ठीक है, मिस नहीं कर रहे, विश कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इसी के साथ ना हम एक चाइल्ड क्लास बना रहे हैं जिसका हम नाम भी रखेंगे, चाइल्ड नहीं रखेंगे, डिराइव्ड रख देते हैं, ठीक है। डिराइव्ड क्लास उसका हम नाम रखते हैं, और उसके अंदर पब्लिक सेक्शन के अंदर आ गया, एक हम फंक्शन बना देते हैं void greet करके, ठीक है। इसमें कोई वेरिएबल नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो पब्लिक सेक्शन के अंदर एक ग्रीट नाम का हम फंक्शन बना देते हैं, और यहाँ पे एक लगा देते हैं सेमीकोलन, ठीक है। अब इस ग्रीट फंक्शन को ना क्या करना चाहिए, यहाँ पे बस एक छोटा सा चेंज कर देना है कि ये है डिराइव्ड क्लास का। अब हम इस क्लास का यहाँ पे इसको इनहेरिट करवा देते हैं। इनहेरिट करने का क्या सिंटेक्स है, कोई बताना चाहेगा? शायद हमको लगे कि हमारे सिवा भी कोई सुन रहा है, ठीक है, बस इसलिए पूछ रहे हैं। सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए इससे इनहेरिट करवाने के लिए। ये मत सोचे कि कौन बोलेगा, कोई भी अनम्यूट करके बोल दीजिए। आदित्य, हेलो। Yes, sir. हाँ Yes, yes, sir. बोलिए क्या होगा चंजू क्लास समीर इनहेरिट कराने का सिंटेक्स? जी। हाँ क्लास बोलो। हाँ बोलो आदित्य, बोलो ना, मैं तुम्हारा बहुत वर्चुअल ऐसा वाइड, थोड़ी कि तुम आंसर नहीं दे, क्या होगा? वर्चुअल वाइड। वर्चुअल वॉइड कहाँ से आ गया? अभी हम बेसिक पूछ रहे हैं भाई, हम डिफॉल्ट बिहेवियर बता रहे हैं। वर्चुअल वॉइड वो तो तुम बोल क्या रहे सही में? हम पूछे कि इस क्लास को इनहेरिट करना है, यानी कि इस बेस क्लास को इनहेरिट करवा रहे, इस डिराइव्ड क्लास, मतलब ये बेस क्लास का सारा प्रॉपर्टी आना चाहिए। तो इसमें कुछ लिखना था नहीं, ठीक है, बस पब्लिक बेस, यही दो वर्ड हम पूछ रहे थे। अरे कंफ्यूजन, हम दूसरा चीज अच्छा सोच रहे। बाकी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया था कि हम पूछ क्या रहे हैं?
ऐसा तो नहीं है कि समझ ही नहीं है कि हम पूछ क्या रहे हैं। अगर ऐसा है तो हमको लग रहा है हमारे पूछने में भी कुछ गलती था। ठीक है, हम बस पूछ रहे थे कि इसको इनहेरिट कैसे करवाएंगे। इनहेरिटेंस हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं और हमको लग रहा है सबसे सही हम इनहेरिटेंस ही पढ़ा है। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हम बहुत बार एग्जाम्पल कंसिडर किए हैं, 2-3 दिन तक हम लगातार डिस्कस किए गए। हाँ, तो इसके थ्रू हम इनहेरिट कर रहे हैं। अब हम ना इस डिराइव क्लास का एक D1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, बस देखते जाना, हम सब कुछ सामने कर रहे हैं, पहले से कुछ नहीं लिखे हुए ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, D1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रहा है और D1 के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ग्रीट फंक्शन को कॉल लगा देते हैं। ठीक है, रन कोड पे क्लिक करते हैं, देखते हैं किसका वाला ग्रीट कॉल होता है। विशिंग यू गुड मॉर्निंग फ्रॉम डिराइव्ड क्लास, यानी कि इसको डिराइव्ड क्लास में ये ग्रीट फंक्शन मिल गया, यानी कि जो सबसे इसके पास में था ग्रीट, उसी को इसने कॉल कर लिया और डिराइव्ड क्लास का ग्रीट फंक्शन को कॉल कर दिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे चेंज प्लान में ऐसे होगा ना कि मान लो यहाँ पे एक पॉइंटर है बेस क्लास का स्टार D1 नाम का पॉइंटर। अच्छा हाँ, पहले बेस क्लास का पॉइंटर बनाने से पहले जो हम करने वाले हैं वो करते हैं। मान लो एक डिराइव क्लास का भी हम पॉइंटर बना सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा समझ लो बेस क्लास कुछ है ही नहीं। ठीक है, बस डिराइव क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाए, उसके थ्रू फंक्शन को कॉल किया। मान लो कि हम एक पॉइंटर बना देते हैं, D2 उसका नाम रख देते हैं और उसमें असाइन कर देते हैं इसका रेफरेंस कहाँ का, D1 का। ठीक है, ये चीज हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अभी तक जो हम पहले एग्जाम्पल में बताएं उसके हिसाब से ये अभी तक सब कुछ सही है, आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। अब इस D2 के थ्रू हम एरो ऑपरेटर लगा के ग्रीट फंक्शन को कॉल भी लगा दे सकते हैं, और कॉल लगाएं उससे पहले एक नेक काम करना चाहिए, ENDL। आदित्य अंशुमन है क्या? हेलो, यहाँ पे भी हम एक बस एंडल लगा रहे हैं और एंडल से पहले ये ऑपरेटर को सही कर देते हैं। क्या हो गया भाई, इंसर्शन ऑपरेटर। चलो, नहीं है। नहीं अंशुमन, उससे बाद में मिलना होगा। हाँ, अगर हम ये डायरेक्ट ना ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं, दूसरी बारी क्या कर रहे हैं, उसके पॉइंटर के थ्रू कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रन कोड पे क्लिक करें, रन कोड का हमको शॉर्टकट याद कर लेना चाहिए। D2.greet not have same type, क्या लिख दिया भाई, derived। अच्छा, ये डायरेक्ट रन कोड इसको सेलेक्ट करके रन करोगे तो ये टेम्प कोड रनर करके फाइल बन जाता है और वो सब कुछ अलग ही अपना सर्कस कर देता है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, रन कोड पे क्लिक करना है। जैसे सेलेक्ट करके रन करता है ना, तो उतने ही पार्ट को रन करता है, उसके सिवा ये डिराइव क्लास कहाँ डिफाइंड है, हेडर फाइल का, ये सब चीज़ को पता नहीं होता, उसी के चक्कर में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये VS कोड का प्रॉब्लम है, बाकी ऐसा कुछ C++ का नहीं है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ना विशिंग यू फ्रॉम डिराइव क्लास पहली बार प्रिंट हुआ, जो कि हम यहाँ पे D1 ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे थे, और दूसरी बार इस D2 नाम के पॉइंटर के थ्रू हम ग्रीट फंक्शन को कॉल कर रहे थे, वो भी हम कर पा रहे हैं। ठीक है, ये दोनों चीज बिल्कुल एग्जैक्ट क्रिस्टल क्लियर है। किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछिए, हम 10 सेकेंड्स का टाइम दे रहे हैं। ठीक है, हेलो, हमारे सबसे डाउट होना ही नहीं चाहिए। क्लियर आदित्य, कैन वी मूव फॉरवर्ड? चलो, अब जो हम नेक्स्ट चीज करने वाले हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बेस क्लास का पॉइंटर बनाते हैं, मान लो B1 नाम का। ठीक है, और उसमें हम इसका रेफरेंस असाइन कर देते हैं, कौन सा वाले का, सेम जो यहाँ पे किए D1 के रेफरेंस को, इसको भी असाइन कर देते हैं। कॉपी पेस्ट करेंगे, एक भी लाइन का मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, D1 को असाइन कर दिए। अब यहाँ से क्या शुरू होता है, मान लो हम इस B1 के थ्रू अगर हम कॉल लगाते हैं, ठीक है, ग्रीट फंक्शन को, अब आपको बताना है यहाँ से कौन सा वाला ग्रीट कॉल होगा। ये सोचने वाली बात है, यहाँ पे ग्रीट कौन सा वाला कॉल होगा, दोनों में ग्रीट है। बेस क्लास में भी एक ग्रीट नाम का फंक्शन है, ठीक है, डिराइव्ड क्लास में भी एक ग्रीट नाम का फंक्शन है, दोनों का नेम सेम ही है। लेकिन जब हम पहली बार इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे थे डिराइव्ड क्लास के, तो डिराइव्ड वाला रन हुआ, और उसका क्या बोलते हैं, पॉइंटर के थ्रू कॉल किया, फिर भी डिराइव्ड वाला रन हुआ। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, पॉइंटर बेस क्लास का है और ऑब्जेक्ट जो है वो है चाइल्ड क्लास, मतलब रेफरेंस चाइल्ड क्लास का है, ऑब्जेक्ट भी चाइल्ड क्लास का ही कहा जाएगा। उसके थ्रू हम ग्रीट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। आउटपुट गैस कीजिए ताकि हम मूव फॉरवर्ड करें, कुछ भी गैस कीजिए, ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो वो क्या बोलते हैं, रामबाण तुक्का लगा दीजिए, कुछ तो होएगा।
आदित्य, बेस रन होगा बेस रन होगा। लॉजिक से बोल रहा है कि तुक्का? जी। बस ये इतना तुक्का मुझे लॉजिक या तुक्का, बाकी हम बाद में, आप लॉजिक जानते हैं तो हम बाद में पूछेंगे, अभी हम लॉजिक रैंडमली बोल रहे हैं। रैंडमली बोला है। चलिए कोई बात नहीं, बेस वाला रन होगा, b1 डॉट ग्रीट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। रन कोड हम आपसे इसलिए पूछे थे लॉजिक या तुक्का, ठीक है। ये बेस क्लास वाला ही रन होगा, ठीक है, यानी कि जिसका रेफरेंस है उसी का फंक्शन को, जिसको कॉल किया जाएगा वो अपने फंक्शन में पहले खोजेगा, उसके बाद किसी और जगह जाएगा। हाँ, तो उसके उसमें जाएगा, उसमें नहीं मिला और इसलिए वो बेस क्लास में चला गया, उसमें नहीं मिला, उसमें नहीं ढूंढा, उसमें ढूंढता तो ये पहले डिराइव्ड वाले को ना रन कर लेता, उसमें वो ढूंढा ही नहीं, ठीक है। वो देख लिया पहले, बेस क्लास में देखा, बेस क्लास में मिल गया ग्रीट, तो उसको कॉल कर दिया, ठीक है। अगर ये पहले इसको देखेगा तो इसको कॉल करेगा ना, डिराइव्ड वाले को। ये बेस क्लास वाले को पहले ग्रीट फंक्शन को देखा और ग्रीट वाले को कॉल किया। अब इसी चीज का ना, अब यहाँ से बस 2 सेकंड का बात है, वर्चुअल कीवर्ड होता क्या है, ठीक है। ये चीज समझ में आया यहाँ पे, जब बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू अगर दोनों में फंक्शन नेम सेम है, तब यहाँ पे ये क्या करता है, बेस वाले को रन कर देता है, ठीक है। एक्चुअली नहीं, ऐसा नहीं था, बेस डिराइव्ड था ही नहीं। ये जो b1 का बात था ना, हम पहले ही बता चुके थे, b1 के थ्रू, आप भी थोड़ा हमको इधर उधर भटका दिए, b1 के थ्रू हम इस ग्रीट आई को वहीं एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये चाइल्ड क्लास डिराइव्ड क्लास में देखने गया ही नहीं, ठीक है। डिराइव्ड क्लास में देखने क्यों जाएगा, हम पहले क्या बोले थे कि बेस क्लास का अगर b1 नाम का पॉइंटर है तो वो सिर्फ अपने क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। ये चीज हम बताए थे कि नहीं बताए थे? हेलो, राहुल बोल रहे थे क्या? अभी जो हम इससे जी पहले हम ही वाला बोल रहे थे, एग्जांपल बट लिया, उसमें तो हम ये यही बताए थे जानकारी ना मुझे नहीं है। कि ये इसी को अपने क्लास के क्या बोलते हैं, मेंबर से इसको मतलब है, तो ये क्लियर सी बात थी कि अपने क्लास का मेंबर यानी बेस क्लास को रन कर देता, ठीक है। ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसमें तो हमको लग रहा है हम कुछ नया बताए ही नहीं, जो हम सेकंड वाले एग्जांपल में बताएं, कहाँ गया ये। अगर बेस क्लास के रेफरेंस को अगर हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन कर रहे हैं तो वो अपने क्लास वाला ही करेगा, ठीक है। जो बेस क्लास में होगा वो अपने क्लास के मेंबर को एक्सेस करेगा। इस क्लास का मेंबर तो इसको मिला ही नहीं, ये जो डिराइव्ड क्लास में जो ग्रीट था ये तो इसको मिलेगा ही नहीं। हम यहाँ पे एग्जांपल में भी बताए थे, कहाँ गया, इसको थोड़ा सा इधर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे C2 वाले में हम एग्जांपल में बताए थे कि ये चाइल्ड वाले का एक्सेस नहीं कर सकता, तो इसका प्रश्न ही नहीं उठता है कि ये डिराइव्ड वाले को, कहाँ गया भाई, डिराइव्ड वाले को रन करेगा, ठीक है। तो ये बेस वाले को ही रन करेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था गुड मॉर्निंग फ्रॉम बेस क्लास, ठीक है। समझ में आया या फिर नहीं आया? यस नो करा लेते हैं, ठीक है। यस नो वाला सही है। अच्छा, जूम में ना एक पोल का ऑप्शन होता है, जूम में फीचर बहुत अच्छा है, चाइनीज है लेकिन फीचर अच्छे है। कहाँ है भाई? हाँ, यस नो कीजिए। 46 पे राहुल कुमार गुप्ता, यस। सुप्रिया, यस। नेक्स्ट कोई दो और बोल दीजिए। आदित्य, समझ में आया? अभी तक डिफॉल्ट बिहेवियर हम जो बोल रहे थे कि बेस क्लास का रेफरेंस पॉइंटर है और रेफरेंस किसका स्टोर कर, किसके ऑब्जेक्ट का, चाइल्ड क्लास का, तो उसके थ्रू तो बेस क्लास का ही सारा मेंबर्स एक्सेसिबल होगा, वही चीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कहाँ गया भाई, निकल जाना एक बारी के लिए। हाँ, अभी तक कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ना वर्चुअल कीवर्ड से बस फर्क इतना पड़ेगा कि एक बेस के पॉइंटर के थ्रू अगर हम ग्रीट को कॉल कर पा रहे हैं तो ये अपना वाला पॉइंटर कॉल कर दे रहा है, ठीक है। लेकिन हम इस ग्रीट फंक्शन के आगे बस वर्चुअल लगा देते हैं। अब रन कोड पे क्लिक करते हैं तो अब ये डिराइव्ड क्लास वाले को रन करेगा, ठीक है। यानी कि जो ये वर्चुअल फंक्शन है, वर्चुअल लिखने का बस यही होता है कि ये अपने चाइल्ड क्लास का अगर सेम नेम का फंक्शन अगर चाइल्ड क्लास में बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, ये बेस क्लास के अपने सारे मेंबर्स को लेगा, ठीक है। लेकिन अगर सेम नेम का फंक्शन अगर चाइल्ड क्लास में डिफाइंड है, यानी कि चाइल्ड क्लास, इसको ओवरराइडिंग बोलते हैं। ओवरराइडिंग यानी कि अगर ये बेस क्लास में कोई फंक्शन डिफाइंड है ना ग्रीट नाम का, लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो चाइल्ड क्लास का है, तो इसका मर्जी है ना कि बाकी सब तो हम एक्सेप्ट आपका कर रहा है, ठीक है। ये बस क्या बोलते हैं ऐसा, C++ वालों का कुछ ऐसा हमको कुछ स्पेशल कंडीशंस में ऐसा रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए बस ये सिंटैक्स बना दिया कि फंक्शन को ना ओवरराइड किया जा सकता है कुछ फंक्शंस को। मान लो अगर ये फंक्शन इसको पसंद नहीं है कि बेस क्लास के थ्रू गुड मॉर्निंग विश किया जा रहा है, ठीक है,
तो इसीलिए इसी फंक्शन क्या कर रहा है कि इसका अदर इम्प्लीमेंटेशन दे रहा है। जो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है वो इम्प्लीमेंटेशन यानी कि वो लॉजिक इसको पसंद नहीं है, तो ये अपने हिसाब से उस फंक्शन का जो भी क्या बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन या फिर जो भी कोड्स होता है वो सब डिफाइन कर रहा है। तो ये चाइल्ड वाला बस रन किया जाए इसीलिए इसके आगे वर्चुअल लगाना पड़ता है, ठीक है, ऐसा ही है, इसके सिवाय इसमें कुछ भी समझने जैसा नहीं है। ठीक है, ये वर्चुअल फंक्शन का कंसेप्ट है और वर्चुअल क्लास कुछ अलग ही होता है। ठीक है, ये समझ में आया? हेलो, बस एक ही चीज तो हम बताएं कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि ये बेस वाले को प्रिंट करेगा, लेकिन वर्चुअल लगा देते हैं तो ये चाइल्ड वाले को प्रिंट करेगा या फिर डिराइव्ड क्लास वाले को। क्लियर है? आदित्य नाम हमको तुम ही का ध्यान है। अच्छा, अभी कौन बार टाइप कर दिया? हमको लग रहा है 2 मिनट में हम डिस्कस कर दें, थोड़ा जल्दी नहीं होगा? यस नो कीजिए ताकि हम आगे बढ़े, या फिर से रिपीट करें? उसी कुमारी, यस। चलिए, थैंक यू सो मच बताने के लिए। बाकी लोग शायद हमको लग रहा है टाइप करने में अच्छा। अमन सिंह, यस, बहुत लंबा चौड़ा यस बोल दिया। लकी, यस। सूरज राज, यस। यस, अरे बहुत बढ़िया। चलिए, इतना यस देख लिया, हमको इससे ज्यादा पॉजिटिविटी फील हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला चीज क्लियर हो गया। इसका फर्क सिर्फ इतना है ना, हम इसका फर्क लिखा जाए क्या? यहाँ पे एक कमेंट लगाया जाए मल्टी लाइन और यहाँ पे वो नोट लिख दिया जाए। ठीक है, ताकि जब कोड भेजेंगे तो क्लियर हो जाए। विथ पहले क्या लिख देता है? विदाउट वर्चुअल, यानी कि बेस क्लास के फंक्शन को अगर हम वर्चुअल नहीं बनाते हैं तब क्या होगा? इट एग्जीक्यूट्स द मेथड या फिर फंक्शन अवेलेबल इन बेस क्लास। चलिए, तो ये यहाँ पे होगा डिफॉल्ट बिहेवियर, और अगर वहां पे उस फंक्शन को ना वर्चुअल बना दिया जाए, ठीक है, विथ वर्चुअल कीवर्ड, अगर उसको वर्चुअल बना दिया जाए तो क्या होगा? इट एग्जीक्यूट्स द न्यू इम्प्लीमेंटेशन गिवन इन चाइल्ड क्लास, यानी कि जो नया इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास में दिया गया सेम नेम के फंक्शन के लिए, वो नए वाले को एग्जीक्यूट कर देगा। यही था नोट। इसको करते हैं इधर, और बस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मेन नोट इतना ही है। ठीक है, बाकी जो फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन है वो सब ऊपर है, इसको हम अपलोड कर देंगे। क्लियर है? हाँ, क्लियर तो हम पहले पूछ चुके हैं। अब तीसरा देखते हैं पॉइंट क्या है। वर्चुअल फंक्शन बस इतना ही था। ठीक है, इसमें और कुछ बताने लायक है नहीं। अब चौथा पॉइंट है ना, इनिशियलाइजेशन सेक्शन। ये एक कंस्ट्रक्टर का टॉपिक है जिसको हम मिस कर रहे थे। ठीक है, और ये एम्बिग्यूटी रिजोल्यूशन, ये इनहेरिटेंस का टॉपिक है जिसको हम मिस कर रहे थे। ये दोनों चीजें हम देख लेते हैं। ठीक है, हेलो, अभी तक सब कुछ क्लियर है या फिर अभी तक किसी को डाउट है तो पूछिए। उसके बाद हम वो दोनों छोटा छोटा टॉपिक है, दोनों को डिस्कस करेंगे। छोटा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या स्टार्ट करें? चलो, हाँ, एक न्यू फाइल बनाते हैं C4 करके। ठीक है, C4 यानी कोड 4 है। ठीक है, और इसमें इसका नाम क्या देंगे? ये इनिशियलाइजेशन .cpp। ठीक है, इनिशियलाइजेशन .cpp। इसमें हम कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करने का एक दूसरा तरीका बताने वाले हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ये बस एक सिंटेक्स में चेंज है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो भी बना लेते हैं। यहाँ पे क्लास डिफाइन कर रहे हैं। क्या क्या क्लास का नेम क्या रखते हैं? क्लास का नेम सजेस्ट कीजिए कोई, 2-3 क्लास का नेम बोलिए, हम लोग देखें आप सोच पा रहे हैं कि नहीं। हेलो, एग्जाम्पल कंसीडर मतलब बता के देखिए कोई।
चलिए कुछ शायद इशू था। हाँ, एक क्लास हम बनाए थे, फिलहाल के लिए हमको नाम कुछ ध्यान आ नहीं रहा, तो हम टेस्ट नाम का क्लास बना रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं। पब्लिक सेक्शन में इसका हम कुछ भी डिफाइन कर देते हैं। क्या किया जाए? पब्लिक सेक्शन में हम एक वेरिएबल बना देते हैं आई, ठीक है, इज इक्वल टू, असाइन कुछ भी नहीं कर रहे, और यहाँ पे कर देते हैं रन कोड। आई के साथ साथ ना एक और हम वेरिएबल बनाते हैं जे, ठीक है। दो वेरिएबल बना चुके हैं, और पब्लिक नहीं, इसको हम करेंगे इस बार प्राइवेट, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम आई जे को इनिशियलाइज करना चाहते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू, कोई कोड बताएगा इंट मेन, और कोड कुछ ऐसा होना चाहिए ना, यहाँ पे कहाँ गया भाई, इधर मत आओ। अगर हमारी आवाज आ रही है तो इस कोड को इस तरह से डिजाइन कीजिए कि हम t1 नाम का अगर हम एक ऑब्जेक्ट बनाए और यहाँ पे हम पास करें 5,6, ठीक है, तो ये जाके आई में स्टोर हो जाए। अब एक कंस्ट्रक्टर इसके लिए डिफाइन करना है, इनिशियलाइजेशन का पर्पस होता है कंस्ट्रक्टर का, तो उसी चीज को हम कराना चाह रहे हैं। बताइए कोई, आदित्य बताओ एक कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे एन लिखते हैं गलत है, चलो कोई और भी बताइए। आदित्य आदित्य हम बार बार बोले, इसका मतलब ये नहीं कि हम आदित्य से ही पूछ रहे हैं, नाम हमारे जैसा आदित्य सामने आ जाता है। प्रदीप्ति त्रिपाठी, एजेंडा भी टेलीग्राम पर डाल दीजिएगा। जी बिल्कुल। एक्स यस टेस्ट, क्या 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 लिख दिए काजल, ये एक्स यस, छोड़िए कोई बात नहीं। बताइए कंस्ट्रक्टर बताइए। आदित्य तुम बताओ, हमको लग रहा है कोई नहीं बताएगा, चलो सबको टाइम देते हैं। कंस्ट्रक्टर एक लिखने बोल रहे हैं बस, क्या बोलते हैं, ऐसा हमारा विश है कि आप ही लोग बोलिए, हम ना लिखे कंस्ट्रक्टर। लिख लो अपने मन से और क्या। अच्छा, नहीं नहीं, हमारा विश है कि हम नहीं लिखवा, हम नहीं लिखेंगे। अब मन है किसी और के। क्या? हर्षित भैया, हाँ, एक्चुअली एक्चुअली अभी किसी को समझ नहीं आ रहा है, तो बोलेगा लो क्या। समझ में नहीं आ रहा कंस्ट्रक्टर, हम ये पहले का टॉपिक है, ये समझ में नहीं आने का कुछ सेंस नहीं बनता है। हम एक कंस्ट्रक्टर का क्या काम क्या होता है, हम जो जो पूछ रहे हैं बताते जाइएगा। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, हम बस यस नो बोलिएगा कि हाँ नहीं पता, ठीक है। हम चैट खोल देते हैं, कहाँ गया, बस यस नो बोलिएगा नहीं पता। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है पता है किसी को? इनिशियलाइज करना होता है क्लास के मेंबर्स को, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर, अच्छा कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर वाला हम नोट खोले क्या, कंस्ट्रक्टर होता क्या है ये किसी को पता है? कंस्ट्रक्टर बस एक फंक्शन होता है, ये चीज हम बताए थे कि नहीं बताए थे? हेलो, हाँ कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है, ये चीज पता है, याद है या नहीं? हाँ, जो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। हाँ, तो ये चीज हम बताए थे। कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नेम क्या होता है? एक एक करके हम रिमाइंड कराएंगे, सबको याद आ जाएगा। कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नेम क्या होता है, जो कि क्लास का नेम होता है, ठीक है। तो हम लिखना चालू करते हैं। अच्छा हुआ कि हम पूछ लिए, अपने आप से लिख देते तो किसी को याद नहीं आता। जो क्लास का नेम होगा वही फंक्शन का नेम होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये कुछ आर्ग्यूमेंट लेता है, तो मान लो इंट ए ले लेगा, कॉमा देके इंट बी ले लेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, यहाँ पे इसका जो आई है इसको सॉरी, हाँ, आई को असाइन कर देगा ए आई में, और जे में असाइन कर देगा बी को, जो बी में वैल्यू आएगा, ठीक है। अब ये जो 5,6 जाएगा ये आई जे में स्टोर हो जाएगा। अब यही जो हम 3 लाइन का या फिर 4 लाइन का कोड पूछ रहे थे, कोई नहीं बताया हमको, ठीक है। 5,6 भूल गया सब मेन बात। सब भूल गया, इसका अरे वीडियो भी सब अपलोड किया। मेन मेन बात है कि सब दीपावली की साफ सफाई में इतना लग गया कि पढ़ाई नहीं कौन नहीं, पूछ रहा है। क्लास हम कुछ ज्यादा चलिए होते भाई, हैं, हमको पता है। भूल गए थे प्रदीप्ति, बाकी लोग बताइए भूल गए थे कि क्या हुआ था, बहुत छोटा सा बात पूछे थे हम, और ऐसा नहीं कोई बोल सकता है कि हम बताइए नहीं किए। उस दिन साहब बोला भी था कि समझ में आ गया, तो समझना नहीं बताए पड़ेगा। थे। ऐसा एक चीज हम अपने बारे में बताए ना, हमको भी समझ में आ जाता है, ठीक है। नहीं मैं बताई हूँ, कहाँ बता दिए काजल? देखो ऊपर। नहीं नहीं, उनका माइक ऑफ था, ऑफ अच्छा करके बता बता रहे दिए, चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमको ऊपर देखना चाहिए था, ये हमारा मिस्टेक है, आई अपोलोजाइज। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, वही चीज बताना था, आई जे हो गया, ठीक है। 5,6 ये क्या कह रहा है भाई, इंट ए डिक्लेरेबल इज इन एक्सेसिबल, कहाँ पे भाई आई ये भी,
हाँ, ये जो कंस्ट्रक्टर है ना, इसको हम क्या कर दिए भाई, आई जे रन कोड पे क्लिक करके देखते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्टर को शायद प्राइवेट सेक्शन में भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। देखते हैं, कुछ इशू आया तो हटा देंगे, पब्लिक में लगा देंगे। ये प्राइवेट में कंस्ट्रक्टर है तो इसको शायद कॉल करने के लिए मिल नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा, पब्लिक करना पड़ेगा। सिंटैक्स में हमको जहाँ तक याद है कि कंस्ट्रक्टर कहीं भी हो इसको फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक करना ही होगा, पब्लिक मतलब में होगा। डिफॉल्ट, हाँ एक चीज हम शायद डिफॉल्ट में इसको रख सकते हैं। अच्छा, वो चीज हम टेस्ट कर लेते हैं आगे। तो रन कोड पे क्लिक करने के बाद उससे पहले एक नेक काम कर देते हैं, void show नाम का फंक्शन बनाते हैं। और show फंक्शन में क्या करेंगे, सी आउट क्या लिख दिया, डायरेक्ट मैसेज दोनों नंबर प्रिंट करते हैं, ठीक है। ए कॉमा स्पेस और बी, ठीक है। ए बी को प्रिंट कर रहे हैं, सॉरी ए बी को प्रिंट करेंगे, ए बी इसके पास तो होगा ही नहीं। ए बी इसलिए नहीं आएगा ना कि ए बी क्या करता है, कंस्ट्रक्टर का लोकल वेरिएबल है, ठीक है। ये प्रिंट करेगा क्लास के मेंबर्स को, आई जे। क्या हुआ, आप सही है भाई, आई जे इधर हो रहा है। अब सही हो जाएगा। ये आई के बाद है वो दो ना ऑपरेटर। सर ऑपरेटर छूटा हुआ है। अब सब कुछ सही है, अब कुछ भी एरर वगैरह है नहीं। ये शो फंक्शन को हम कॉल कर देंगे t1 के लिए, t1.show शो देंगे सेमीकोलन, रन कोड पे क्लिक करते हैं। ओके, प्लीज गिव मी आउटपुट 5,6 ताकि हम आगे बढ़े। 5,6 प्रिंट हो गया, नो डाउट, अभी तक सब कुछ सही है। अब यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन सेक्शन बताने का हमारा जो पर्पस है, ये जो आई जे है ना, मान लो कि कंस्ट्रक्टर के अंदर ये 2 लाइन हम नहीं लिखना चाहते, तो इसको हम देते हैं यहाँ से कट, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि आई में असाइन कर दो ए को, कॉमा जे में असाइन कर दो बी को, ठीक है। और रन कोड पे क्लिक कर देते हैं। अभी भी आउटपुट वही आ जाना चाहिए 5,6। तो यहाँ पे ये जो कॉलन लगा के हम लोग लिख देते हैं ना, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन को डिफाइन करने से पहले, हाँ यहाँ पे एक और चीज, अब यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर जो हम डिफाइन किए हैं, इसके अंदर हम अपने मन से अब बहुत कोड वगैरह लिख सकते हैं। यहाँ पे ये जो 2 असाइनमेंट कर रहा था ना, बस उसी चीज का ये रेफरेंस सिंटैक्स है, इनिशियलाइजेशन सेक्शन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक लगाएंगे यहाँ पे कमेंट, इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल। अच्छा, वो कौन बोल रहे थे कि समझ किसी को नहीं आ रहा, प्लीज हम अगर वो है तो एक बार दोबारा से बोलिए। हेलो आदित्य, कौन बोला था, ध्यान दिया था क्या आदित्य? बताते हैं, रुको चेक बताते हैं। प्लीज आप खुद से बोल दीजिए, जिन्होंने बोला था एक बार आप बता दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाकी तो हम आगे बढ़ेगा। हाँ, ये बस उसका सिंटैक्स डिफरेंट है और कुछ भी नहीं। इनिशियलाइजेशन सेक्शन में क्या होता है, ये जो आर्गुमेंट ए आ रहा है, ये जाके असाइन हो जाएगा आई में, और ये जो बी आ रहा है ये जाके असाइन हो जाएगा जे में। सिंपल सी बात है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, एक और चीज हम कर सकते हैं, चूंकि यहाँ पे आई इनिशियलाइज हो चुका है तो हम यहाँ पे बी प्लस आई भी कर दे सकते हैं। अब कोई वैल्यू बताएगा क्या प्रिंट होगा, ये चीज हम ऐसा मान लो कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये चीज हम पहले ही बोल दिया, हो सकता है। ये संजू था शायद। क्या, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, छोड़ो, ऐसा किसी को मत बोलो, बाद में जो होगा अपने आप बता देगा, हमको पता है, ऐसा बहुत भरोसे वाला आदमी है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, आउटपुट बताइए। t1.show को अगर हम रन करते हैं तो क्या कॉमा क्या, यानी व्हाट विल बी प्रिंटेड। चैट में किसी ने बोला होगा, ये बात हम कहाँ पे देख सकते हैं, नहीं, हाँ ये पहले वाला चैट है। बताइए बताइए क्या प्रिंट होगा, कोड क्या फोन बज रहा है हमारा कोई, नहीं अच्छा बताओ आदित्य क्या प्रिंट होगा। आई में हम क्या, हाँ यहाँ पे बस ऐसा समझो ना कि ये आई और पैरेंथेसिस में ए लिखा हुआ है ना, इसका सिंपल सा मतलब यही है, आई इक्वल टू ए, ठीक है, टू ए, बस यही चीज मतलब है। और जे का, और जे कॉमा बी जो लिख रहे थे उसका भी मतलब था जे इक्वल टू बी। ये बताओ हो सकता है कि नहीं, बी कॉमा +1, बताओ बताओ, सोचो मत मुन्ना ज्यादा, बताओ।
हमारा फोन फुल चार्ज। आदित्य 5 दिखा रहा है। बी कॉमा आई कर रहे तो गेस भी करो, तुक्का मार दो, ऐसा बोल दो कि नहीं आएगा, एरर आ जाएगा, यही बोल दो कोई। I इक्वल टू ए, तो ए का हो गया 5 और बी इक्वल टू जे, तो जे का हो गया 6 और आई का 5, तो 11 हो गया ना। 11 हो जाएगा। तो वही करते हैं जो हम हर बार करते हैं, हाँ। रन कोड। 5,11 प्रिंट हो गया, ठीक है। 5 इसलिए प्रिंट हुआ ना कि आई में ए का वैल्यू जाकर स्टोर हो गया, क्या था 5, वो स्टोर हो गया। और जब जे का बारी आया ना तो बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू क्या आया था 6, और साथ 6 में आई का वैल्यू, यानी आई का वैल्यू तब तक असाइन हो चुका था, 5 ये इससे पहले लिखा हुआ था, आई का वैल्यू असाइन हो चुका था, और इसलिए वो आई का वैल्यू 6 ले लिया, और 5 + 6 हो गया 11, ठीक है। जे में 11 क्या असाइन हो गया, जे इक्वल टू 11, इसीलिए जब जे को प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे शो फंक्शन में, तो 11 प्रिंट हो। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, बताइए पहले। ये चीज समझ में नहीं आया तो देखा जाए। आदि तुमको समझ आया कि हाँ, नहीं आया? हमको आ गया। तुमको तो इससे भी आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, एनीबॉडी एल्स जिनको समझ में ना आया हो प्लीज, क्या बोलते हैं 5,6 सुप्रिया, ऐसा कुछ बात नहीं था, वो हम b+i जो लिखे थे उससे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज, मतलब हमसे सोचना चाहिए था उसके बारे में कि हम क्यों लिख दिया। क्लास एंड कर दे क्या आदित्य, हमारा बोलने का मन भी नहीं। टाइम हो गया तो इन कर दो। हाँ एंड करो, अब रूटीन वाइज रहेंगे हम, ईमानदारी से क्लास स्टार्ट करेंगे, ईमानदारी से खत्म करेंगे, तो हमको स्टार्ट करने का मन करेगा। ज्यादा बोल लेते हैं ना भाई, एक चीज हम छोड़ दिए, टाइम खत्म हो गया, अटेंडेंस ले लो, बात खत्म। अटेंडेंस ले लेते हैं भाई कॉलेज वाला बात, क्लास खत्म हो कॉलेज गया, में तुम कॉलेज अटेंडेंस में सही ले लो। बात है, अटेंडेंस पहले रहना का चाहिए। आंसर, अच्छा पहले का आंसर लिखे थे, ओके कोई बात नहीं, शुक्रिया, बहुत बहुत बढ़िया। आप जो अभी हमको लग रहा है आप भी 5,11 वाले में ही थे, बहुत बढ़िया। ये हो गया कोड हम डालेंगे थोड़ी देर बाद, और ये हम कर रहे हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग